जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको 3 बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। ईरान पाकिस्तान के बीच क्या जंग शुरू हो गई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उन ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जहां पर आतंकियों के अड्डे हैं। आतंकियों को खत्म करने की ये मुहिम कहीं दोनों देशों के बीच युद्ध न शुरू करवा दे। आइए जानते हैं कि इन दोनों देशों की मिलिट्री ताकत। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में बलूचिस्तान पर आतंकियों के ठिकानों पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके बाद पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद बलूच आतंकियों के ठिकानों पर हमले करने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान ने भी फाइटर जेट्स और मिसाइलों के जरिए बलूच आतंकियों के अड्डों को निशाना बनाया। ईरान अपनी सेनाओं को पाकिस्तान से सटी सीमा की तरफ भेज रहा है। पाकिस्तान ने भी इसी तरह की तैयारी शुरू कर दी है। क्या दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है? आइए जानते हैं कि इन दोनों की मिलिट्री कितनी ताकतवर है, कौन किससे बेहतर है। ग्लोबल फायर पावर की मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स की नई लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया की 10 सबसे ताकतवर मिलिट्री वाले देशों में 9 नंबर पर है, जबकि ईरान 14वें स्थान पर आता है। आइए जानते हैं कि अब इनकी ताकत कितनी है। पाकिस्तान मौजूद मैन पावर से लेकर रिजर्व और पैरामिलिट्री हर मामले में ईरान से बेहतर है। पाकिस्तान के पास मौजूद मैन पावर 10.64 करोड़ है, जबकि ईरान के पास 4.90 करोड़। वहीं पाकिस्तान के पास सर्विस के लिए फिट 8.42 करोड़ लोग हैं। ईरान के पास 4.11 करोड़ हैं। पाकिस्तान के पास 6.54 लाख एक्टिव पर्सनल हैं। ईरान के पास 6.10 लाख हैं। पाकिस्तान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 5.50 लाख है, जबकि ईरान के पास 3.50 लाख। पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है, जबकि ईरान के पास 2.20 लाख की। दूसरी खबर की बात करें, ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला कब और कहां पर किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान द्वारा की गई एयर स्ट्राइक के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने ईरान में कई आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है। यह हमला कब और कहां पर किया गया, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान या पाकिस्तान की ओर से भी इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक ईरान में BLA आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाकर यह हमले किए गए हैं। पाकिस्तान दावा करता है कि ईरान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स BLF जैसे बलूच अलगाववादी उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ईरान में रहकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं और हमले करते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ईरान ऐसे संगठनों को आश्रय देकर उनकी मदद करता है। वहीं ईरान ऐसे दावों का हमेशा खंडन करता आया है। दरअसल उत्तर में बलूचिस्तान की सीमा अफगानिस्तान तथा पश्चिम में ईरान से सटी हुई है। बलूचिस्तान हमेशा से ही खनिज संसाधनों से संपन्न प्रांत रहा है। बलूच हमेशा पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की मांग करते रहे हैं और अपने इलाके से महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों को निकालने का विरोध करते हैं। पहले यहां पाकिस्तान खनिज संसाधनों का दोहन करता था और बाद में उसने चीन को इसकी अनुमति दे दी। तब से बलूच नागरिकों का विरोध और बढ़ गया है। इसी विरोध के चलते BLA और BLF जैसे संगठन पाकिस्तानी सैन्य बलों तथा चीनी सैनिकों को निशाना बनाते रहे हैं। तीसरी खबर की बात करें तो रूस ने भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश करने का ऑफर दिया है। भारत दौरे पर आए रूसी मंत्री ने कहा कि उनका देश एक बड़ा बाजार है और अभी भारतीय कंपनियों के पास निवेश करने का मौका भी है। ऐसे में भारतीय कंपनियों को यूरोप के प्रवेश द्वार के रूप में रूस में निवेश करना चाहिए। रूस ने भारतीय कंपनियों को अपने देश में निवेश करने का खुला ऑफर दिया है।
इसे भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बड़ा ऑफर माना जा रहा है। मॉस्को सिटी के मंत्री सर्गेई चेरेमिन ने बुधवार को कहा कि भारत और रूस के बीच महान साझेदारी है। उन्होंने भारतीय बिजनेस ग्रुप्स को ऑफर देते हुए कहा कि यह भारतीय कंपनियों के लिए रूसी बाजार में निवेश करने का एक अच्छा समय है। भारत दौरे पर आए चेरेमिन ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार हाल के दिनों में बढ़ा है और दोनों देशों के हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर में अधिक निवेश शुरू किया जा सकता है। चेरेमिन मॉस्को के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं। उन्होंने भारत में आयोजित 31वें कन्वर्जेंस इंडिया और 9वें स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो में मॉस्को के मंडप का भी शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब हम इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। हम मॉस्को सबसे गतिशील शहरों में से एक हैं। हाल ही में हमें आधुनिकीकरण के लिए यूनाइटेड स्टेट्स हैबिटेट द्वारा दुनिया के नंबर 1 शहर के रूप में सम्मानित किया गया था। ऐसा इसलिए है क्योंकि मॉस्को ने सभी नगरपालिका क्षेत्रों में डिजिटलीकरण लागू किया है। हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में डिजिटल समाधानों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल DK क्लब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।